जैसे आप प्रैक्टिकल सीखते हो, साथ साथ उसमें थ्योरी की क्लास होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आपको आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे आप एग्जाम दोगे, कंपटीशन के एग्जाम देते हो, तो वहां पर ये सारी की सारी नॉलेज आपको काम देगी। ठीक है जी। कहीं भी क्वेश्चन के कोई भी एग्जाम देना है कंप्यूटर से रिलेटेड, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है जी। चाहे आप बीएड के दे रहे हो, चाहे सीटेट एचटेट या कोई भी एचएसएससी के एग्जाम देते हो, तो इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। एक पूरा का पूरे अगर आप पूरी वीडियो देखते हो, सभी वीडियो देखते हो, तो 100% आपका कंप्यूटर से रिलेटेड कहीं भी आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ यही नोट्स और यही वीडियो देखकर आप 100% कंप्यूटर की नॉलेज प्राप्त कर सकते हो, और कंप्यूटर के जो एग्जाम होते हैं उसमें आप कंप्लीट सक्सेसफुल क्लियर कर सकते हो। ठीक है। तो आज हम कंप्यूटर जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और पूरा हर जगह कंप्लीट हर एक चीज टच करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको हर एक एग्जाम में उसको क्लियर किया जा सके। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है। ये क्यों कहा गया इलेक्ट्रॉनिक? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। ओके। क्योंकि बिजली के बगैर तो चल ही नहीं पाएगी। चाहे लैपटॉप है, चाहे मोबाइल है, चाहे हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ये सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना बिजली के ये नहीं चल पाएंगे, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा गया है। तो ये चलने की बात करता क्या है, इसके कार्य क्या क्या है कंप्यूटर के? तो कंप्यूटर के कार्य हैं, डाटा क्या होता है? डाटा इज ए रॉ मटेरियल। जैसे हम खाना बनाने के लिए जो भी हम रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे कि आटा, दाल, सब्जी, ये क्या है? रॉ मटेरियल। फिर उसके बाद उसको फिगर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको पकाते हैं, खाने योग्य बन जाता है, तो वो कहलाएगा इंफॉर्मेशन। ठीक है। फिर लास्ट में जो जो कमांड्स देकर जो हमने उसको बनाने के लिए यूज की हैं, वो कहलाती हैं इंस्ट्रक्शन। जैसे कि डाटा क्या हुआ, इसका फुल फॉर्म में मतलब क्या यूज किया जाएगा? रॉ मटेरियल। क्वेश्चन यही आएगा कि डाटा क्या होता है? रॉ मटेरियल। बस 3-4 ऑप्शन दे देंगे। रॉ मटेरियल होता है, रॉ इंफॉर्मेशन होती है, या इंस्ट्रक्शन होती है। क्या होता है डाटा? तो डाटा क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। फिर आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? जो रॉ मटेरियल को मॉडिफाई करके मीनिंगफुल बनाया जाए, जिसको हम समझ सकते हैं, वो कहलाता है इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल डाटा जो प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइज होता है, उसे पढ़ा हुआ समझा जा सके, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन। जिसको काम करने के लिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, कमांड्स देते हैं, टाइप करते हैं, वही कमांड्स है। जैसे कि कॉपी करनी है या डिलीट करना है, तो वो क्या है? कमांड्स है। उन कमांड्स के जरिए ही हम काम कंप्यूटर पे करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन क्या होती है? कमांड्स जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। इन कमांड्स के जरिए कंप्यूटर को बताएंगे हमें करना क्या है। तो एक एक करके, जैसे युद्ध लड़ने के लिए जो राजा होता है या बड़ा सेनापति है, वो जो कमांड देगा उसके अकॉर्डिंग सेना काम करेगी। ऐसे ही मान लो हमने कोई प्रिंट निकालना है, तो इधर से कंप्यूटर से प्रिंट पे कमांड देंगे, तो ऑटोमेटिकली मान लो 100 की प्रिंट की कमांड दे दी, तो ऑटोमेटिकली निकलती रहेगी ऑटोमेटिकली। बट कमांड तो एक बार ही दी जाएगी ना, ये तो नहीं ऊपर जाके वो चलता ही रहेगा। कमांड दे दी, वो कंप्यूटर अपने आप प्रिंटर निकालता रहेगा। ऐसे ही ये कहलाएगी इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन एक और एग्जांपल, जैसे कि हमने सॉन्ग चलाने हैं, तो सॉन्ग चलाने के लिए कमांड देंगे कि ये गाना चल पड़े, तो वो गाना चलता रहेगा, और इधर से इंस्ट्रक्शन हमने दे दी, कमांड दे दी, तो वो क्या, हम टाइपिंग भी कर रहे हैं, इधर से प्रिंट भी निकल रहे, इधर से सॉन्ग भी चल रहे हैं। तो वो सारी कमांड्स के जरिए वो सारा काम होता है, तो ये कहलाएंगी इंस्ट्रक्शन। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पेज कि घर में प्रोग्राम होता है, उसको बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। जैसे सामान कहाँ से लेके आना है, खाने पीने का सामान, फूलों का सामान, अलग अलग जगह से हम सामान करके इकट्ठा करते हैं। उसको सजाने वाले अलग होते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग बंदों को बुलाते हैं। ठीक है। टेंट वाला अलग होता है। इसी तरह ही कंप्यूटर के अंदर भी जब हमने कोई भी काम करना होता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी काम करेंगे, तो वहां पर भी ये प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो इन प्रोग्राम को बनाने के लिए इसी को कहा जाता है इंस्ट्रक्शन। तो निर्देशों के समूह जो हम बनेंगे, भाई बहुत सारे निर्देश एक समूह बन गया, तो वो कहलाएगा प्रोग्राम। ठीक है। जो कंप्यूटर को सिक्वेंसली मतलब कि सीरियल वाइज और नॉन सीरियल वाइज चलाने में काम करता है। इसके लिए क्या होता है, कोडिंग होती है। ठीक है। जैसे HTML, ठीक है, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो ये क्या है, ये लैंग्वेज हम सिखाते हैं।
अगर ये सीखोगे तो आपको कोडिंग के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से कंप्यूटर काम करता है। ये 6 क्लास के बच्चों भी इसको सीख सकते हैं और ये आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसको सीख कर बंदा काफ़ी आगे तक सीख कर मतलब काफ़ी बड़े लेवल पर काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कोडिंग का काम करता है, जो प्रोग्राम इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर बनाए जाते हैं। फिर आता है सॉफ्टवेयर। अब देखो सॉफ्टवेयर के अंदर ही प्रोग्राम बनता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कह देते हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर किसी विशेष प्रकार की कार्य को करता है। जैसे मैंने अभी बताया था HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये क्या है, ये सीखते हैं, ये बनाते हैं प्रोग्राम। मान लो यहां से लेके यहां तक एक प्रोग्राम बना दिए, HTML के प्रोग्राम बना दिए। ठीक है, ये प्रोग्राम एक है, ये सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन देगा। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम बनाए होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सारा मिलकर, ये सारे प्रोग्राम मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो इस तरह से ये डेफिनेशन होती है सॉफ्टवेयर की, बहुत सारे प्रोग्रामों को मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बनता है। इनपुट डिवाइस, सबसे पहले हम कीबोर्ड से कोई भी डाटा टाइप करते हैं तो वो क्या है, इनपुट डिवाइस है, तो वो क्या है, सीपीयू के अंदर जाएगी। ये क्या है, सीपीयू, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है, सीपीयू, हालांकि पूरे इसके डिब्बे को सीपीयू कहा जाता है, जो नीचे पड़े होते हैं कंप्यूटर के लिए हम यूज करते हैं ब्लैक कलर का, बट रियल में सीपीयू वो ये पूरा नहीं होता। इसमें एक छोटा सा सीपीयू होता है इतना, इसके ऊपर एक पंखा लगा होता है जो इसकी हीट को निकालने में काम आता है। ठीक है, इसमें से हीट निकलती है, वो हीट को निकालने में ये पंखा हेल्प करता है, तो इसको कहा जाता है सीपीयू रियल में। ठीक है, तो उसके बाद सीपीयू के अंदर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, उसके बाद है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इनकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है, सीयू मींस कंट्रोल यूनिट, एएलयू मींस अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये क्या है, जो भी मैथमेटिक्स के काम होते हैं, सारा का सारा काम करने का काम किसका होता है, एएलयू का। कंप्यूटर को कंट्रोल करने का, मान लो यहां से कमांड जा रही है तो ये कंट्रोल कर रहा है कहां से कमांड आ रही है, और जा किस तरफ रही है ये भी कंट्रोल करेगा। तो ये कंट्रोल यहां पर इसके यहां लेके आएगा। जैसे प्रिंटर है, मान लो ये प्रिंटर के अंदर कमांड भेजने का काम कौन करेगा, ये। ऐसे ही ऊपर मॉनिटर बना हुआ है, तो यहां मॉनिटर के अंदर कमांड भेजने का काम कौन करेगा, सीयू, कंट्रोल यूनिट। और मेमोरी यूनिट क्या है, जो भी डाटा हम कंप्यूटर में सेव करते हैं वो सारा का सारा डाटा कहां सेव होगा, मेमोरी यूनिट के अंदर। हार्ड डिस्क कह देते हैं, किसी को एसएसडी कह देते हैं। तो ये अलग अलग यूनिट्स होती हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड करते हैं। देखो ये है इनपुट डिवाइस, ये है प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, और ये कहलाती है आउटपुट। ठीक है, मेनली तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसके बाद ये सीपीयू को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि ये ज्यादा करेंगे तो फिर बहुत लंबी खींच जाएगी। तो मैंने यहां पर फिगर के अंदर ही आपको अच्छी तरह क्लियर कर दिया। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को 2 तरीकों से क्लासिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, एक तो ऑन द बेस ऑफ वर्क, काम के हिसाब से कंप्यूटर को क्लासिफाई किया जाता है। ऑन द बेस ऑफ साइज, मतलब कि 2 पार्ट्स में कंप्यूटर को डिवाइड किया जा सकता है। एक तो काम के हिसाब से कुछ कंप्यूटर बनाए जाते हैं, कुछ कंप्यूटर साइज के हिसाब से। तो उन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में, वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर है ये इन दोनों के अंदर आ जाएंगे। तो वो हम अब यहां पर क्लियर करते हैं। तो वर्क के हिसाब से अब करते हैं। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, फिर है हाइब्रिड कंप्यूटर।
कंप्यूटर कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो जिसको वो अप्रोक्सीमेट ही रिजल्ट देते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट का मतलब है कि जैसे आप देखते हो बीपी चेक करवाने जाते हो, तो बीपी क्या है, वो पारा ऊपर नीचे होता रहता है, मीन्स फिक्स तो नहीं बताता ना आपका ये 100% इतना ही है। तो वो पारा क्या है, ऐसे पारे की पाइप बनी होती है, ठीक है। वो पारा कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे जा रहा है, इस तरह से ऊपर नीचे होता रहता है। तो अप्रोक्सीमेट जो काम करेगा वो मशीन, वो कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर होगा, ठीक है। या फिर हम दिल की धड़कन चेक करवाते हैं, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में देखा होगा, तो वो क्या है, ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है फ्रीक्वेंसी, तो वो कोई फिक्स नहीं होता, तो वो कहलाती है एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं वो वाले, ठीक है। या फिर मौसम से संबंधित जानकारी के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर कंप्यूटर मोबाइल हम यूज करते हैं, वो क्या है, जैसे हमने यहां पर बात कर रहे हैं या वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो वो क्या है, रेंज क्या है, दूसरे शहर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी फोन करते हैं तो आवाजें वो एक तरंगों के रूप में जा रही हैं। वो तरंगे क्या है, वो एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा जा रही हैं। वो एनालॉग कंप्यूटर क्या है, उन तरंगों को भेजने में हेल्प कर रहा है, तो वो कहलाएगा एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जो 100% रिजल्ट सही देगा, ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देगा, और ये वाला देगा 100% करेक्ट, जो भी कह दिया वो ही सत्य है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने 5 + 5, इसका क्या रिजल्ट है, हर किसी को पता है 10 होता है, तो ये 10 ही बताएगा। जो भी हम टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ भी हमने कमांड दी है, तो वो सारी वैसी की वैसी, चाहे 50 बार कमांड दो, वैसे का वैसा ही रिजल्ट आपको शो करेगा, तो वो कहलाएगा डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है, उसका रिजल्ट एकदम एक्यूरेट होता है। अब जैसे ही हमारे कंप्यूटर मोबाइल में जैसे वीडियो कॉल की, तो वो तरंगों के रूप में जा रहा है, वो एनालॉग कंप्यूटर। जैसे ही मोबाइल में वो वीडियो आएगी या कॉलिंग आएगी, तो वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो डिजिटल कंप्यूटर क्या कहलाएगा, वो एकदम एक्यूरेट हमें करके देगा डिजिटल के हिसाब से, ठीक है। ये मोबाइल क्या है, ये भी डिजिटल के हिसाब से ही हमें कन्वर्ट करके देगा, तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है, 100% करेक्ट काम करता है। फिर है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, अब ये तो एनालॉग चलाता है और ये डिजिटल चलाता है, अब उसके बीच में कन्वर्टर का काम तो कोई होना चाहिए ना, तो वो कन्वर्टर का काम यहां पर हाइब्रिड कंप्यूटर का होता है। इन दोनों के बीच में जो कन्वर्टर का काम होगा वो हाइब्रिड का होगा, इधर से उधर कन्वर्ट करना, उधर से इधर कन्वर्ट करने का काम हाइब्रिड कंप्यूटर का, ठीक है। और इसमें जो लैंग्वेज की होती है 0 और 1 लैंग्वेज डिजिटल कंप्यूटर के अंदर। और भी एग्जांपल है एनालॉग कंप्यूटर के, जैसे इसमें ताप चेक करने के लिए, जैसे बुखार चेक करने के लिए मशीन जो होती है, दाब चेक करने के लिए, जैसे मौसम संबंधी जानकारी देखने के लिए, लंबाई चौड़ाई आदि के लिए मापा जाता है। तो इस तरह से ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। फिर है डिजिटल कंप्यूटर, जो हम जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर, ये सारे क्या है, डिजिटल कंप्यूटर हैं। स्मार्टफोन है, ये सारे डिजिटल। फिर हाइब्रिड कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को एनालॉग एवं डिजिटल दोनों का कार्य करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। उदाहरण पेट्रोल पंप पर पेट्रोल आदि को नापता है, इसे मूल्य की गणना भी करता है, तो वो नाप कर उसकी गणना करने का काम कौन सा करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर अब ये तो हो गए वर्क के हिसाब से ये 3 कंप्यूटर। अब अगला है साइज के हिसाब से कंप्यूटर बताते हैं। माइक्रो क्या होता है, माइक्रो मीन्स सबसे छोटा, जैसे माइक्रोस्कोप होता है ना, जो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए वो माइक्रो कंप्यूटर का यूज किया जाता है, माइक्रो लेंस का या दूरबीन का यूज किया जाता है। तो ऐसे ही सबसे जो छोटा कंप्यूटर है वो कहलाएगा माइक्रो कंप्यूटर, जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ये डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, तो ये क्या है, ये माइक्रो कंप्यूटर है, सबसे छोटे हैं साइज में, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, माइक्रो कंप्यूटर। फिर उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। देखो मिनी कंप्यूटर कौन सा होता है, ऐसा कंप्यूटर जो कि ऑफिस कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस या सरकारी ऑफिस है, वहां पर ये कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। ये क्या है, एज ए सर्वर के रूप में कंप्यूटर किए जाते हैं। इसके नीचे क्या है, मान लो और कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि ये है, तो इस तरह से ये जो मेन सर्वर है, ये सभी को कंप्यूटर को चलाने के हेल्प करता है।
तो इसकी पावर भी बहुत ज्यादा होती है। ये कंप्यूटर लगभग एक फ्रिज के आकार का होता है, इसका सर्वर सिर्फ सीपीयू, तो ये सभी को चलाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से इसका साइज भी बड़ा होता है और ये सर्वर के रूप में काम किया जाता है। फिर उसके बाद ये जो फर्स्ट जो कंप्यूटर है ये वाला, ये मिनी कंप्यूटर है, ये फर्स्ट कंप्यूटर 1965 में बनाया गया। ठीक है, ये मतलब इस नॉलेज में आया। और इस PDP-8 ये पहला कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर था। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है और ये बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर भी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर भी एज ए सर्वर के रूप में यूज किया। जैसे सर्वर अभी बताया था ना, तो इसके अंडर में क्या है, ये मिनी कंप्यूटर ही लगे होते हैं। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों में डाटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये एक साथ बहुत सारे कंप्यूटरों को लॉगिन कर सकता है, लॉगिन करने का काम करता है। बहुत सारे कंप्यूटर आगे कनेक्ट किए जा सकते हैं। ये उससे कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है मिनी कंप्यूटर से, ऐसे और भी इसमें कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो इस तरह से जो मेन फ्रेम कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या है, मिनी कंप्यूटर से बहुत ज्यादा होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्यूटर। ये सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। जैसे हम फिल्म वाली मूवीज बनती हैं, तो वो सारी मूवी क्या है, इस सुपर कंप्यूटर के अंदर बनाई जाती है। जैसे एक्शन लिया और ये एक्शन चल के दूर तक घूमता हुआ जाए, तो वो सारी बड़ी इसमें कंप्यूटर की यूज के बड़े बड़े एक्शन के यूज के लिए इसका यूज किया जाता है। और कहाँ यूज किया, इसका यूज जैसे मौसम की जानकारी निकालने के लिए इसका यूज किया है, कहाँ पर कौन सा मौसम किस जगह खराब होगा। आजकल तो मोबाइलों में भी हमें शो कर देता है, भाई आज बारिश होगी या परसों बारिश स्टार्ट होगी और यहाँ पर अब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके द्वारा निकाली जाती है, सुपर कंप्यूटर के द्वारा। तो भारत के अंदर जो पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वो कौन सा था, परम 8000। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर सुपर कंप्यूटर जो पहला है तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है परम 8000। ठीक है, इसका यूज क्या है, अंतरिक्ष में भी जो लोग गए हुए हैं या अंतरिक्ष में कौन कौन से ग्रह हैं उनको देखने के लिए भी ये सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। उसके कुछ बेनिफिट होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो उसके बेनिफिट क्या है, पहले हम बेनिफिट देखते हैं, फिर उसके नुकसान देखें, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। बेनिफिट क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, क्या क्या ये कैपेसिटी क्या क्या कर सकता है। एक तो होता है स्पीड क्या है, कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है। ये कई घंटों के काम को मिनटों में ही कर देता है। तो उसके बाद है नेक्स्ट एक्यूरेट। ये हर एक काम को 100% एक्यूरेट करता है। ठीक है, हमसे मिस्टेक हो सकती है बट कंप्यूटर में मिस्टेक कभी भी जिंदगी में नहीं होगी। तो ये काम 100% कंप्यूटर करेगा, एक्यूरेट। कंप्यूटर क्या है, मल्टी टैलेंटेड होता है। ये एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। मल्टी टैलेंटेड वही होता है ना जो बहुत सारे कामों को कर सकता है। जैसे किसी को, कोई लड़का हो, उसको डांस भी आता है और वो पढ़ाई करने में भी होशियार है, गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट लेता है और स्पीच देने में बहुत ज्यादा अच्छा है, तो वो लोग जानते हैं, उसको कहते हैं मल्टी टैलेंटेड है। तो ऐसे ही कंप्यूटर भी क्या है, मल्टी टैलेंटेड है। ये सॉन्ग्स भी चला सकता है, टाइपिंग भी कर सकता है और हर एक एरिया के अंदर कंप्यूटर का यूज किया गया है, इसीलिए इसको मल्टी टैलेंटेड कहा गया है। हर एक जगह पर कंप्यूटर का यूज हो रहा है, इसीलिए इसको मल्टी टैलेंटेड कहा गया है। डेलिशंस मीन्स परिश्रमशील, मतलब जो हर एक काम करने में पूरा परिश्रम से काम करता है। जो भी काम उन्होंने उसको सौंप दिया वो करेगा ही करेगा, उसमें किसी भी तरह की वो मतलब आलस नहीं करेगा। जैसे हम किसी काम को करते हैं, थोड़ी देर बाद आलस आ जाना, थक गया, और थोड़ी देर बाद काम करूंगा। बट कंप्यूटर ने जो करना है उसको हमने कमांड दे दी कि ये काम करना है, वो 100% करके ही दिखाएगा कि ये इसको ऐसे कैसे किया, और हर बार वैसा का वैसा ही रिस्पॉन्स देगा जो उसने फर्स्ट टाइम दिया। ये बहुत ज्यादा ईमानदार है। कई बार हम क्या है, काम करते करते बीच में से गलती कर देते हैं तो हम क्या मिटा के दोबारा लिखते थे। बट कंप्यूटर ने जो किया है वो 100% सही करेगा। अगर मान लो कोई गलती होगी, मान लो ये प्रोग्राम आप लिख रहे हो, इसके अंदर किसी तरह का एरर आ गया, तो एरर भी शो करेगा भाई यहाँ पर एरर आया हुआ है।
अब इस एरर को दूर करेंगे तभी ही ये प्रोग्राम को रन करेगा आगे। तो ऐसे ही मैंने एक स्कूल में लगा हुआ था, तो वहां पर क्या है कि उन्होंने ना एक्सेल के अंदर इस तरह से, एक्सेल था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक पार्ट है एक्सेल, ठीक है, उन्होंने मेरे से फॉर्मूला करवा के देखा। उन्होंने कहा ये फॉर्मूला लगाकर 3, 5, 6 और यहां पर सम का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, मेरे को आता नहीं था, तो मैंने क्या किया, यहां से सीधा उसमें मैंने कहा इसका फायदा क्या होता है, तो उन्होंने कहा ये टोटल करने के लिए यहाँ पे टोटल करके दिखाओ फॉर्मूले से। तो मैंने क्या किया, 3 और 5 8, 8 और 6 14, मैंने यहां पर 14 करके लिख दिया, ठीक है। वैसे तो टोटल सही आ रहा है, बट अगर फॉर्मूला लगाया नहीं हुआ, उन्होंने क्या किया, उस कर्सर को यहां क्लिक कर दिया माउस से, जैसे ही पॉइंटर को क्लिक किया तो वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला बाहर होता है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिखाई देता है, तो वहां फॉर्मूला तो था ही नहीं। तो वो कहता पागल कर रहा है क्या, तो मैंने कहा नहीं नहीं मेरे को तो पता ही था, इसीलिए मैंने टाइप कर दिया। वो कहता फॉर्मूला तो नहीं पता ना, फॉर्मूला पूछा था, तो मैंने कहा ठीक है नहीं पता भाई मेरे को फॉर्मूला। तो इसी तरह से ही ये क्या 100% ऑनेस्टी से काम करेगा, फॉर्मूला से सही काम करेंगे फिर तो रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कि अगर फॉर्मूला हमने आता है तो ही रिजल्ट निकलेगा ना, हमने तो चालाकी कर ली अपनी तरफ से, बट ये चालाकी वाला काम नहीं करेगा, पूरी ईमानदारी से काम करके दिखाएगा आपको। यूजर फ्रेंडली क्या है, फ्रेंड कौन से होते हैं, जिसको हम कुछ कहें वो हमारी बात सुने, और वो कोई बात कहता है तो हम उसकी बात सुने। मतलब कि जो भी हम तालमेल, विचारों का तालमेल हमारा आपस में सही तरीके से बैठ रहा है, हम एक दूसरे को अपनी भावनाएं समझा रहे हैं, उनकी भावनाएं हम समझ रहे हैं, तो वो रियल में फ्रेंड होता है, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर है, कंप्यूटर की हर एक चीज हमें समझ में आ रही है, जो भी हमें कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर को ये कमांड दे, कंप्यूटर वो काम कर रहा है, कंप्यूटर को ये करने के लिए कहते तो वो कर रहा है, प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट निकाल रहा है, सॉन्ग चलाने के लिए सॉन्ग चला रहा है। तो मतलब हर एक काम हमारे अकॉर्डिंग कर रहा है और हम उसके अकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। मतलब कि अगर उसको कह दिया कि कमांड देने के लिए आपको पहले फाइल में जाकर प्रिंट पे क्लिक करना पड़ेगा, तो हमने वहां क्लिक किया, ठीक है। फिर उसके बाद कितनी कमांड्स चाहिए वो कमांड्स दी, 5 पेज चाहिए, 10 पेज चाहिए, वो 10 पेज डाले, फिर ओके पे क्लिक किया, फिर उसके बाद वो प्रिंट आउट निकले। मतलब हम उसके अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं और वो हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है। तो इसीलिए कंप्यूटर क्या है, यूजर फ्रेंडली है, ओके। फिर उसके बाद देखो ये तो हो गई विशेषता है कंप्यूटर की। अब वीकनेस भी होती है, हर एक चीज की अगर बेनिफिट्स है तो नुकसान भी है, अगर उसकी विशेषताएं है तो उसके वीकनेस भी है। उसमें वीकनेस क्या है, जैसे वीकनेस क्या होती है, जैसे आईक्यू, कंप्यूटर में क्या है, आईक्यू लेवल 0 है। जैसे हमने आज कोई सीखा कुछ, कल को हमारे सामने कभी भी वो इंफॉर्मेशन आती है तो हमने 10 जगह से और जगह से भी सीख लिया, क्या होता है कहां से कौन सी इंफॉर्मेशन आ जाए और हमारे माइंड के प्रोग्राम में फिट हो जाए। कई बार वो वाला रिजल्ट हमें ज्यादा अच्छा लगता है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देखते हैं, कभी ये अच्छा लगा, बट कंप्यूटर में तो जो इन्फॉर्मेशन आ रखी वही रिजल्ट देखा। हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किसी चीज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो इसके लिए ये क्या है, इसका आईक्यू लेवल 0 होता है। जैसे कि मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि मान लो मैंने आजकल जैसे रोबोट बने हुए हैं, रोबोट आजकल काम भी कर रहे हैं, सर्वेंट का भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो रोबोट के एक पर्सन की तरह उसको डेवलप किया गया है, वो पर्सन की तरह सारे काम भी करता है। तो मैंने एक रोबोट को कहा, हालांकि कंप्यूटर है, उसको कहा कि 1 कप चाय बना के लाओ, तो वो चला जाएगा, नहीं जा सकता। उसको मैं ये सारा प्रोग्राम बनाकर, एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोग्राम जब मैं उसके दिमाग में डालूंगा तब वो जाके काम करेगा। मैं उसको एक प्रोग्राम में लिखूंगा कि आप ऐसे करो, रसोई में जाओ, रसोई में जाकर एक पतीली में पानी डालो, उसको गैस पे रखो, ठीक है, फिर उसमें चीनी, पत्ती, दूध डाल दो, फिर वो उबल जाए। ओहो, इसलिए तो मैंने कहा ही नहीं कंप्यूटर को कि नीचे गैस भी चलाना है ना। तो गैस चलाने के लिए कहूंगा तभी वो गैस चलाएगा, तो गैस चलाने के लिए लिख दो, गैस चला देगा, ठीक है। फिर चाय जब उबल जाएगी, बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं कहूँ मेरे पास लेके आओ, तो वो बात मेरे पास लेके आएगा, तो मैं 1 कप चाय उनसे ले लूंगा, फिर मैं बैठ के आराम से पीऊंगा आराम से। बट जब तक मैं उसको कहूंगा नहीं आप बैठ जाओ, तब तक वो बैठेगा नहीं, वो खड़ा ही रहेगा। तो इस तरह से कंप्यूटर के अंदर क्या है, हम प्रोग्राम बनाकर उसके दिमाग में डालते हैं, हालांकि उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, बट प्रोग्राम डालेगा तभी वो काम करेगा। हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे विचार अपने भी बना सकते हैं हम, कुछ लोग आइडिया देते हैं, कुछ अपने अकॉर्डिंग भी काम करते हैं, बट कंप्यूटर क्या है, अपने अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं करेगा। तो इसके आईक्यू लेवल क्या है, 0 है, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है 1% भी, ठीक है। हम इसको थप्पड़ मारे, लात मारे, गुस्सा मारे, तो ये क्या है, इसको कोई असर नहीं होगा। अगर हमें कोई थप्पड़ मार दे तो क्या होगा, हम उससे गुस्सा मान जाएंगे, भाई मैं तो इससे बात ही नहीं करता,
ठीक है। बट कंप्यूटर को हमने थप्पड़ मार दिया, चाहे चक के फेंक दिया, उसको ठीक करा के दोबारा चलाएंगे फिर से चल पड़ेगा। तो इस तरह से इसका आईक्यू लेवल क्या है, 0 है। वीकनेस ऑफ कंप्यूटर, ये एडवांटेज थी और ये है वीकनेस। ओके, फीलिंग लेस और आईक्यू लेवल 0। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, आजकल का जो कंप्यूटर दिखाई दे रहा है वो क्या है, ऐसी नहीं है कि आज ही ये थोड़े टाइम पहले बना था, ये बहुत सारे पुराने 50 साल पहले कि जो वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बाद, उनकी इतनी परिश्रम के बाद आज जो कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा रूप, ये रूप क्या है, कड़ी मेहनत करने के बाद बना है। ठीक है, पहले कैसे था और धीरे धीरे कैसे उसमें चेंजिंग होते गए, कैसे क्या चेंजिंग होते, पहले बहुत बड़ा था, फिर छोटा हुआ ऐसे ऐसे बनते बनते लास्ट में जो आज हमारे पास दिखाई दे रहा है, ये कैसे इसकी सीरीज होगी वो हम देखेंगे आज। अब जो कि आज भी अभी भी इसमें ये अबैकस का कोर्स होता है। इस अबैकस के कोर्स करने के बाद बंदे का मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा माइंड शार्प हो जाता है। बट इसके अंदर ओनली प्लस और माइनस ही यूज किया जाता था उस टाइम। ठीक है, इस अबैकस का कोर्स आज भी बच्चे करते हैं, जिसके अंदर उसको टोटलिंग करनी, मल्टी माइनस करना, ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। हर इतना फास्ट हो जाता है कि करोड़ों रुपए का प्लस माइनस करना हो तो मिनटों में हम हाथों पे ही कर देंगे। ठीक है, के अंदर में ये अबैकस का कोर्स तो स्टार्ट किया गया था। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट पास्कल कैलकुलेशन। अब ये देखो पास्कल कैलकुलेटर, सेकंड पार्ट है पास्कल कैलकुलेटर। 1942 के अंदर ये पास्कल कैलकुलेटर बनाया गया। इसमें क्या किया गया था, ये इसके अंदर प्लस माइनस के साथ साथ मल्टीप्लाई और डिवीजन भी यूज किया जाने लगा। ये मतलब कुछ आगे एडवांस में आ गया, इस ऐसी मशीन बनाएगी जिसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते थे, जो कि 1942 के अंदर फ्रांस के अंदर ये मशीन बनाई गई। किसके द्वारा, ब्लेस पास्कल के द्वारा। ब्लेस पास्कल एक जो वैज्ञानिक था, उसने ये मशीन बनाई थी, जिसके अंदर ये अबैकस में थोड़ी सी और ऑपरेशन कर दी गई, जिसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन भी होने लगा। फिर उसके बाद चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया डिफरेंस इंजन। ये क्या है, 1822 के अंदर ये वाला डिफरेंस इंजन बनाया गया। ये क्या था, भाप के द्वारा बनता था, स्टीम के द्वारा, भाप, ये भाप के द्वारा, स्टीम के द्वारा ये इंजन चलता था। इसमें बड़े बड़े गियर होते थे जिसके द्वारा ये इंजन चलता था। और ये भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भी ये इंजन चलना स्टार्ट हो गया, जैसे डाक के अंदर, डाक में, या फिर और कहाँ है, रेल के अंदर, बीमा कंपनी में। इस तरह से बहुत बड़ी कंपनियों की, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, रेल के अंदर ये डिफरेंस इंजन, क्योंकि इंजन जो चलता था वो भाप से चलता था, नीचे पानी होता था, उससे जो भाप चलती थी तो वो सारे शॉकेट्स और उनके गियर चलाते, फिर उसके बाद वो सर्कल चलने स्टार्ट हो जाते। तो उसके द्वारा ये इंजन बनाया गया था और इतनी ये फेमस हुआ हद से ज्यादा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये इंजन चलने लग गया। फिर उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने एक और दिमाग में ऐसा सोचा कि आने वाले टाइम में एक ऐसा कंप्यूटर मैं बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डाटा फीड करूंगा और उसमें सेव होगा। ठीक है, उसके बाद उसकी आउटपुट भी देख सकते हो, परमानेंट सेव भी कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम ऐसा कभी भी कंप्यूटर, जो आजकल का कंप्यूटर है, उन्होंने पहले ही सोच लिया कि मैं कोई ऐसा कंप्यूटर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डाटा फीड कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसमें सेव होगा, फिर वो उसकी आउटपुट भी देगा। बट ऐसा अभी तक कभी भी नहीं हुआ था। मतलब कि सोचना बहुत बड़ी बात थी जो इसने ये किया।
फिर इसी वजह से इसको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। अगर कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। तो जो ये बाद में ये कंप्यूटर बनाया गया, ठीक है, इसकी जो आजकल की जो सोच है, जो आजकल हम कंप्यूटर यूज किए कर रहे हैं, वो इस चार्ल्स बेबेज के द्वारा ये इसकी सोच की उपज थी जो आज के कंप्यूटर में यूज किया गया। टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने 1880 के अंदर हरमन होलेरिथ ने किया गया। इस हरमन होलेरिथ ने क्या किया कि सारी इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड में, पंच कार्ड के अंदर एक ऐसा पंच कार्ड बना दिया, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन इसमें डाल दी, और इस पंच कार्ड के जरिए सारी जो भी हम काम करते हैं वो पंच कार्ड से सारा डाटा हमारा फीड होता था, ठीक है। और ये इतना फेमस हुआ कि आने वाले टाइम में 1900 इसी हरमन होलेरिथ ने इस पंच कार्ड इतना फेमस हो गया कि 1896 के अंदर इसने एक कंपनी तैयार की कर दी, आईबीएम कंपनी इतनी इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो गई कि ये इंटरनेशनल लेवल पे ये कंपनी बन गई है। 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बनाया गया, जो कि कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, ये आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1996 में, 1896 में ये कंपनी तैयार हुई थी और 1924 में इंटरनेशनल मशीन बन गई। ये फर्स्ट ऐसी मशीन थी मार्क 1 1930 में हावर्ड आइकन के द्वारा फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कैलकुलेटर बनाया गया। उसके बाद है एनिएक। एनिएक क्या था, ये एक फर्स्ट ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो फर्स्ट टाइम बनाया गया, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोन्यूमेरिक इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर, जो कि 1942 के अंदर बनाया गया, जो कि फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर था जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एडिसेक। एडिसेक क्या था, ये फर्स्ट ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डेजी ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था जो कि 1949 के अंदर बनाया गया, जो कि मैरिएट वेलिकिस के द्वारा। अब हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, जब से कंप्यूटर बना और आज तक उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट पार्ट में कैसा कंप्यूटर था, सेकंड पार्ट में किस तरह से उसमें चेंजिंग हुई, और थर्ड पार्ट में और कैसे चेंजिंग हुई, फोर्थ में जो चल रहा है वो कैसा है, और फिर उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में कैसा है, ठीक है। हर एक पार्ट को सालों के बीच में डिफरेंस जैसे जैसे आ रहा है वो उसके अकॉर्डिंग ये कंप्यूटर चेंज हुआ है। तो लगभग 50 साल से लेकर जो 50 ईयर्स से आज तक जो जैसे जो नई नई चेंजिंग होती गई है वो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट जनरेशन 1904 में सर जॉन फ्लेमिंग के द्वारा ये कंप्यूटर बनाया गया था, मतलब इसके जनरेशन के अंदर ये कंप्यूटर तैयार किए गए थे। तो इस जनरेशन कंप्यूटर के अंदर क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी। वैक्यूम ट्यूब कैसे, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि टीवी का अगर पीछे का टीवी, एलईडी नहीं बात कर रहा मैं, टीवी कह रहा हूं, जो पीछे से बहुत बड़ा सा होता है, उसके अगर पीछे वाला सांचा होता है, उसके पीछे ना एक छोटी सी बल्ब सा लगा होता है, और वो बल्ब के पीछे से लाइट जलती है। इसी तरह ये वैक्यूम ट्यूब थी। ये वैक्यूम ट्यूब क्या है, इतनी की मान लो वैक्यूम ट्यूब है, इसके ऊपर ये सर्किट सी लगी होती है, तो ये वैक्यूम ट्यूब पूरे कमरे में भरा होता, जो ये वैक्यूम ट्यूब से ही ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बना हुआ था, ठीक है। इतनी वैक्यूम ट्यूब लगी हुई थी हजारों की तादाद में, तो जिसकी वजह से इस वैक्यूम ट्यूब की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा, हीट बहुत ज्यादा निकलती थी, और हीट निकलने की वजह से इसी कंप्यूटर को समंदर के किनारे बनाया गया, ठीक है। समंदर के किनारे बनाने का कारण क्या था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती थी, तो इसीलिए ये कंप्यूटर को वहां बनाने से वहां पर जो हवाएं होती थी, लहरें आती थी, तो उसमें से जो आर पार हवा होती थी तो गर्मी उसमें से निकल जाती थी, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब इसमें सबसे ज्यादा यूज की गई, और जो प्रिंट निकालने के लिए इसमें जो बनाया गया, जिसके ऊपर काम किया जाता था मशीन से, वो छिद्र वाली थी, ठीक है। उसके पंच कार्ड से ना छिद्र किए गए थे, जैसे धीरे धीरे करके स्टैंप करता रहता और आउटपुट के तौर पर उसका प्रिंट आउट निकलता था, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ही लॉन्ग होती थी इसमें, तो धीरे धीरे करके इस कैलकुलेशन से आउटपुट निकलती थी।
इसके अंदर 0 और 1 लैंग्वेज यूज की थी, इसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी? मशीन लैंग्वेज। और 0 और 1 भी कह सकते हैं, 0 और 1 लैंग्वेज यूज की जाती थी। ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज कौन सी? 0 और 1, ठीक है। और इसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। ओके। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक था? 1956 से 1963 में। अब इसमें क्या बदलाव आया? इसमें जो वैक्यूम ट्यूब थी, वैक्यूम ट्यूब की जगह, अब इस बदलाव के अंदर वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर के यूज से इतना मतलब कि डिफरेंस आ गया इस कंप्यूटर के अंदर, जो कि एक बहुत बड़े कमरे के आकार का जो कंप्यूटर था वो क्या है, अब इसका साइज क्या है, काफी छोटा हो गया, ठीक है। तो इस कंप्यूटर में इतना डिफरेंस आ गया कि ट्रांजिस्टर कैसा दिखता था कि इस तरह से एक छोटा सा ट्रांजिस्टर, इसके ऊपर 2 पिन होती थी, इस पिन इस तरह से होता था ट्रांजिस्टर, ये छोटा सा, ठीक है। इस पिन के जरिए ये क्या है, बहुत सारी, कम से कम 1000 वैक्यूम ट्यूब के बराबर एक ट्रांजिस्टर होता था। तो क्या है, इसका साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट जो जनरेशन कंप्यूटर में बहुत बड़े कमरे के जैसे था, वो अब छोटे से फ्रिज के जैसे छोटा सा हो गया कंप्यूटर। तो उसमें ट्रांजिस्टर लग गए और इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज यूज की जाने लगी। हाई लेवल लैंग्वेज HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। और इसमें क्या, ये क्या है, 1900, ये ट्रांजिस्टर की खोज कब हुई? 1947 में, ठीक है। जनरेशन तो वैसे 1956 से 63 है, बट ट्रांजिस्टर की जो खोज हुई 1947 के अंदर हुई। किसके द्वारा? विलियम शोकेल के द्वारा। शोकेल के द्वारा ये बनाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद है, ये क्या है, इसमें जो ये ट्रांजिस्टर यूज होने की वजह से ऊर्जा मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, ये भी कम खर्च होने लगी। पहले इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा यूज करते थे ये वैक्यूम ट्यूब के अंदर, बट इसमें एनर्जी है, जो वेस्टेज है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो बहुत कम यूज होने लगी। ये इस साइज छोटा होने की वजह से ये अब उस टाइम क्या है, कॉमर्शियल के अंदर और बिजनेस में के अंदर काफी बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर यूज किया जाना, और इसमें मैग्नेटिक टैप का यूज किया गया। इस मैग्नेटिक टेप के जरिए क्या है, प्रिंट आउट निकलते थे। उसके बाद है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। 1964 से 1971 के बीच में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को माना जाता है। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर ये ट्रांजिस्टर को हटाकर आईसी लगाया गया। आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट किसकी बनी हुई थी? सिलिकॉन की बनी हुई थी, ठीक है। और इस सिलिकॉन की चिप के ऊपर क्या है, ट्रांजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर और कैपेसिटर, ये चीजें इसमें लगाएगी, जिसकी वजह से इस कंप्यूटर की स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा हाई हो गई, ठीक है। हाई स्पीड से चलने लगा और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा कम कंज्यूम करने लगा। ये जो इसके ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगने से इसमें कौन सी लैंग्वेज, मल्टी प्रोग्रामिंग, हाई लेवल लैंग्वेज, कोपल लैंग्वेज, फोर्टन लैंग्वेज, ऐसे ये लैंग्वेज अलग अलग जो कि कंप्यूटर के रिलेटेड लैंग्वेज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज की जाती हैं। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं। तो ये लैंग्वेज इसमें यूज की जाएगी। और इसका आकार क्या है, पहले मान लो इतना था तो ये अब इतना हो गया, ठीक है। इसके साइज के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा छोटा आकार हो गया और इसकी स्पीड हाई होगी, इलेक्ट्रिसिटी कम हो गई और मल्टी प्रोग्रामिंग इसमें यूज की जाने लगी। फोर्टन, कोबल और हाई लेवल लैंग्वेज, और ट्रांजिस्टर से आईसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें इस आईसी के अंदर क्या था, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। और इसके अंदर क्या है, ये इतना अच्छे तरीके से यूज होने लगा कि ये क्या है, इसमें साइंटिस्ट
कॉमर्शियल और ऑनलाइन एप्लीकेशन रन करने के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन रन करने के लिए भी इसका यूज किया जाने लगा। तो ये इतना अच्छा, मतलब इतने छोटे लेवल पर, मतलब साइज छोटा हो गया और साइंटिस्ट भी यूज करने लगे और कमर्शियल एरिया के अंदर भी यूज करने लगे। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी इस कंप्यूटर के अंदर यूज की जाने लगी। उसके बाद है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है 1972 से 2010 के बीच में जो ये यूज किया जाता है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है, जो आजकल भी अभी भी यूज हो रहा है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, तो इसके अंदर क्या है, आईसी जो हमने थर्ड जनरेशन में यूज किया था, आईसी की जगह VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कंप्यूटर, ठीक है, ये यूज किया गया। तो इसमें हम फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कंप्यूटर। तो ये क्या है, इसके अंदर यूज किया जाएगा। इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ये कंप्यूटर आया तो इसमें ये सारा का सारा जो है 1000 क्या है, ट्रांजिस्टर की जगह एक आईसी, ये VLSI यूज किया जाएगा। इससे आने से क्या हुआ, जो आजकल हम MS DOS, ठीक है, और विंडो जो यूज कर रहे हैं वो इसमें यूज की जाने लगी और इसमें ग्राफिक का भी यूज किया जाने लगा। ठीक है, इतना बड़े स्केल पर कि आज का जो कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं वो सारा का सारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर यूज किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें लैंग्वेज कौन कौन सी थी, हाई लेवल लैंग्वेज तो है ही, साथ में सी लैंग्वेज, C++, ठीक है, ये यूज किया जाएगा, और जावा, इस तरह की लैंग्वेज इसमें भी यूज की जाने लगी। फिर उसके बाद क्या था, ग्राफिक यूजर, मतलब हर चीज ग्राफिकली बनाई गई, उसके अकॉर्डिंग ही सारी विंडो बनी। हर एक चीज की पिक्चर, कॉपी है तो कॉपी की पिक्चर बनी पड़ी है, या कोई हमने किसी को पेंट करना तो पेंट के कलर डिजाइन किए गए कि भाई उसके अकॉर्डिंग हम पेंट यूज कर सकें। ठीक है, ताकि अनपढ़ बंदा भी कंप्यूटर चला सके। तो इसीलिए इसको ग्राफिक यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंग बनाया गया, ताकि हर एक बंदा इस कंप्यूटर को यूज कर सके। इससे क्या हुआ, इसके बाद क्या है कि इससे एक जो हमारा चिप है, एक छोटी सी CPU के रूप में, छोटी सी सिलिकॉन चिप के रूप में कन्वर्ट हो गया, एकदम छोटी, जो आजकल हम यूज कर रहे हैं। तो वो CPU बन गया, उसके ऊपर पंखा लगा दिया जाता है, वो चलता है उससे, तो इसकी हीट निकालने में वो हेल्प करता है। तो ये जो आजकल फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वो ये कंप्यूटर इसके अंदर आ चुका है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ कि VLSI इसकी बजाय अब ULSI यूज किया जाने लगा। V मीन्स था वेरी लार्ज, U का मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आजकल यूज किया जा रहा है। इससे क्या डिफरेंस, क्या इसमें प्रभाव पड़ा कंप्यूटर के ऊपर, इसमें आजकल की जो है AI यूज किया जाने लगा। AI से क्या होता है, AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को यूज किया गया। इसके यूज से क्या हुआ कि पहले हम सोचते थे कंप्यूटर के लिए कि कंप्यूटर ऐसे करो, अब हम कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं कि वो सोचेगा। मींस मैंने मान लो अपने कंप्यूटर सेंटर को डेवलप करने के लिए या कोई बिजनेस नया खोलना है, तो मैं चाहता हूं कि मैं नया अपना एक बिजनेस और खोलना है, तो उसके लिए क्या करूं, तो वो सारा सोचेगा कंप्यूटर कि आपको क्या करना चाहिए, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपको इतने लाख का मटेरियल डालना पड़ेगा और आपको लोगों से लिंक बनाना पड़ेगा, ये सारा सोचेगा कंप्यूटर। पहले हम सोचते थे कि कंप्यूटर काम कैसे होगा,
ठीक है, उसमें कंप्यूटर को करने के लिए हम कहते थे, बट वैसे कंप्यूटर करता था, बट अब हम कंप्यूटर को सिर्फ कमांड देंगे कि हमारा ये काम है करके दिखाओ, तो वो कंप्यूटर सोचेगा, हमें बताएगा, सुजेशन देगा कि ऐसे ऐसे काम किया जा सकता है। तो ये अब ऑनलाइन जो काम चलते हैं वो चल रही है एआई, ठीक है। तो इससे काम बहुत ज्यादा इजी हो रहे हैं, हर काम करना बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है, जिसमें ऑनलाइन वर्क भी किया जा रहा है एआई के द्वारा, ठीक है। जो हम जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी बंदा एआई का यूज करके और ऑनलाइन काम कर सकता है। वो सजेशन देखा कि कैसे आप कर सकते हो। इसके अंदर जो हम ये यूज किया गया अल्ट्रा से, ये इसमें चिप कौन सी यूज की गई, इसमें चिप तो उतनी ही है, बट पहले थोड़ी छोटी थी, 32 बिट की होती थी। जो आजकल यूज की जा रही है वो 64 बिट, जिसके कारण कंप्यूटर क्या है, एआई यूज किया है। अगर हम 32 बिट का होगा उसमें ये चीजें इतना ग्राफिकली हर चीज नहीं यूज होगा, ठीक है, और ना ही इतना फास्ट चलेगा। 64 बिट से क्या हुआ, इतना फास्ट होगा, ऑनलाइन सारे काम हम फौरन तक कर सकते हैं और ग्राफिकली के भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये 64 बिट इसमें प्रोसेसर यूज किया जाने लगा।